गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रकृति का संतुलन लिखवा रही थी। आपको याद होगा पिछली बार भी मैं 3 क्वेश्चन का आंसर मैं लिखवा चुकी थी। आज मैं 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखवाने जा रही हूँ। आप उसे लिखिए और अपनी कॉपी में हिंदी 2 की कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। हिंदी 2 की कॉपी में लिखिएगा और क्लास में भी आइएगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। हिंदी 2 की कॉपी में इसे लिखिएगा और साफ साफ लिखिएगा क्योंकि कॉपी करेक्शन मैं करूँगी, ठीक है। तो सारे बच्चे जितने भी हैं सभी हिंदी 2 की कॉपी में यह जरूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बकरे की गर्दन अपने आप क्यों जुड़ गई? पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 4। बकरे की गर्दन अपने आप क्यों जुड़ गई? मैं बोर्ड रब करने जा रही हूँ। ये देखिए प्रकृति का संतुलन पार्ट 9, ठीक है, हिंदी 2। तो प्रश्न 4। बकरे की गर्दन अपने आप क्यों जुड़ गई? डेट मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा बकरे की गर्दन अपने आप इसलिए जुड़ गई क्योंकि यमराज सुनार के कैद में थे। क्योंकि यमराज सुनार के कैद में थे, और उनके बिना किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हो सकती, और उनके बिना किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हो सकती। नेक्स्ट टाइम से लिखिए आप लोग। नेक्स्ट टाइम से मैं स्कूल वेबसाइट पे डालूंगी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लिखवाऊंगी ऐसे, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है क्लास में जरूर लिखवाऊंगी, ठीक है। मैं क्लास में जरूर आंसर लिखवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। जीव जंतुओं कीड़ों मकोड़ों की संख्या अत्यधिक हो जाने का क्या दुष्प्रभाव पड़ा? तो जीव जंतु, चलिए लिखिए क्वेश्चन मैं बताती हूँ, आप अपने बुक से देख के लिखिए। जीव जंतुओं नंबर 5, प्रश्न 5। जीव जंतुओं
जीव जंतुओं कीड़े मकोड़ों की संख्या, कीड़े मकोड़ों की संख्या अत्यधिक हो जाने का क्या, अत्यधिक हो जाने का क्या दुष्प्रभाव पड़ा, क्या दुष्प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन मार्क। उत्तर, मैं उत्तर यहां से लिख रही हूं, ध्यान में लीजिएगा, मैं उत्तर यहां से लिख रही हूं। जीव जंतुओं कीड़े मकोड़ों की संख्या अत्यधिक हो जाने से, जीव जंतुओं कीड़े मकोड़ों की संख्या अधिक हो जाने से, अधिक हो जाने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, और सभी प्राणियों की हालत या फिर दशा, दोनों चीज लिख सकते हैं, दशा दयनीय हो गई, दयनीय हो गई। That's it. Number 6. Last question. अंत में सुनार को अपनी गलती का एहसास क्यों हुआ और उसने क्या किया? धरती की दशा देखकर सुनार को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले। अंत में सुनार को, अंत में सुनार को, अंत में सुनार को अपनी गलती का एहसास, गलती का एहसास क्यों हुआ? अंत में धरती की दशा देख सुनार को, अंत में सुनार को
धरती की दशा देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ, देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यमराज से क्षमा मांगकर यमराज से क्षमा मांगकर यमराज से क्षमा मांगकर उसे मुक्त कर दिया, उसे मुक्त कर दिया। देखिए ये आंसर यहाँ दशा देखकर, यहाँ तो दिखाई दे रहा है धरती की दशा देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यमराज से क्षमा मांगकर उसे मुक्त कर दिया। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। 10 स्त्रीलिंग और 10 पुल्लिंग शब्द लिखिए, वो आपका काम है, होमवर्क है। और उसके साथ साथ वाक्य बनाइए, ये भी आप होमवर्क में ही रखिएगा। होमवर्क खुद से न्यू सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए लिखिए, अंत में सुनार को धरती की दशा देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, और उसने यमराज से क्षमा मांगकर उसे मुक्त कर दिया। हो गया। अब आइए नेक्स्ट लेसन, यादों का झरोखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर जो है वह आपके स्कूल वेबसाइट पे ही जाएगा। ये आंसर लिखवा दी, इसे देने की आवश्यकता नहीं है। क्लास में एक बार क्लास में लिखवाऊंगी, एक बार यहाँ। हो गया। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्ट 10। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में यादों का झरोखा, मतलब कि उनकी याद में क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके साथ क्या क्या हुआ। और महादेवी वर्मा के नज़र से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ लिखा गया है। यहाँ पर यादों का झरोखा याद कर रहे हैं, और उस याद में से जो जो याद हुआ है महादेवी वर्मा को, वो यहाँ पर वो बयान कर रही है, अपना बयान व्यक्त कर रही है आप हमारे सामने, आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पाठ का विषय। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन कब के? आज़ाद भारत के। ये बहुत बड़ी बात है और इस पर ध्यान दीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, देश की आज़ादी के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान प्रदान किया है। इस अध्याय में हिंदी की महान लेखिका महादेवी वर्मा ने
उनके चरित्र का बड़ा ही अनूठा वर्णन अपने शब्दों में किया। उनके बारे में, उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहती है कि वे कैसे थे। ठीक है, इस सदी के दूसरे दशक की बात है। दूसरे दशक माने एक दशक बीत गया, दूसरे दशक की बात है। उस समय में मैं अपनी बहन के साथ क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। याद करिएगा, छात्रावास मीन्स हॉस्टल, लेकिन किसके? गर्ल्स कॉलेज। वो पहले के ज़माने में गर्ल्स कॉलेज बॉयज़ कॉलेज अलग अलग हुआ था, अब तो कोड है। ठीक है ना, तो पहले हुआ था, लेकिन इनके कॉलेज का नाम सुनिए क्या था? क्रॉसवेट। ठीक है, कि गर्ल्स कॉलेज में वो हॉस्टल में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य जो ये क्या कहते हैं, अध्यापिका थी, टीचर थी, कुमारी तुलास्कर ही। कुमारी तुलास्कर नाम सुनिएगा, टीचर का नाम है कुमारी तुलास्कर ही हमारी स्थानीय अभिभाविका थी, जो उस हॉस्टल के इंचार्ज थे, टीचर थी। ठीक है, वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाती थी। तो आनंद भवन किसका? जवाहरलाल नेहरू का। कहाँ पर? इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। चलिए, आनंद भवन वो जाती थी कब? जब कुछ खास विशेष कार्यक्रम हुआ करता था तब। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम से भी वो जुड़ी हुई थी। कौन? कुमारी तुलास्कर। ठीक है, मैंने उनके साथ जाने का हट किया, मतलब जिद किया। ठीक है, मैं उनके साथ जाने का जिद की, और किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। जब महादेवी वर्मा लिख रही है ये सारी चीज़ें, वो कह रही है, यहाँ पर बता रहे हैं कि वे उसी समय इनको जाने की इजाज़त मिली जब उनके पिताजी हाँ बोल दिए तब। मैं पहले पहल आनंद भवन कब गई यह मुझे तो याद नहीं, किंतु वहाँ की अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में अंकित है। तो कह रही है कि मैं सबसे पहले आनंद भवन कब गई मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या क्या हुई है, क्या क्या घटनाएं घटी है, उन्हें अच्छी तरह से याद है। ठीक है, तो अपने दिमाग में सेट हो गया उनके। उन्हीं में एक भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन भी है। उसी याद में जब वो आनंद भवन जाया करती थी, उसी समय जवाहरलाल नेहरू को क्या कह रही है? भाई जवाहरलाल नेहरू के प्रथम दर्शन भी है। ठीक है ना, पहली बार वो देखी भी थी। एक दिन जैसे ही मैं क्लास से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। आचार्य जी जो थी उनकी तुलास्कर, वो जो है उस समय टमटम तांगा चलता था। ठीक है ना, तो उसमें वो देखी कि उसमें वो बैठने के लिए तैयार ही। तब छात्रावास जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय भी नहीं था, क्योंकि हॉस्टल में जाए, कॉलेज से निकली थी, देख ली और वो फिर चाह रही थी कि हॉस्टल में जाकर रख दे, लेकिन समय नहीं था। अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता स्कूल बैग लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में जा बैठी। उसी तरह जिस तरह से स्कूल ड्रेस पहनी थी उस तरह जाकर बैठ गई। वहाँ कई लोग थे। आचार्य जी उन बड़े आदमियों से क्या क्या बातें करती रही, यह तो ज्ञात नहीं, याद नहीं है कि आचार्य जी किससे किससे क्या क्या बात कर रही थी, क्योंकि उस समय मैं वार्ता से अधिक वहाँ के दृश्य की ओर आकर्षित थी। तो वहाँ क्या क्या बातें हो रही है उसके तरफ ध्यान नहीं था, तो छोटी थी। उनका विशेष ध्यान था कि कौन कौन लोग आ रहा है, किससे किससे मिल रहे हैं, है कि नहीं, खास लोग थे सारे। उस दिन लौटते समय न जाने किस जल्दबाजी में मैं बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। और जब वो सब पार्टी था, जो पार्टी नहीं कहेंगे इस मामले में, विशेष रूप से जब मीटिंग होते थे लोग, खास अवसरों पर इकट्ठे हुआ करते थे लोग, तो वह जब वो वहाँ पर गई थी तो सारे लोगों को देखने में लग गई। और जब जाने का समय आया तब वो भूल गई कि हमको स्कूल बैग भी लेना है। स्कूल बैग लेकर स्कूल ड्रेस पहन के चली गई थी, तो स्कूल बैग ही नहीं ली थी। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुँचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी है? मुड़कर देखते ही मैं जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। बहुत बड़ी बात है ना, ये किताबें तुम्हारी है? किसने कहा कि वो ऐसे आश्चर्य से खड़ी हो गई, देखती रह गई। बरामदे में खड़े भाई जवाहर मेरे बस्ते को झूला झुला रहे थे।
झुला रहे थे ऐसे कि ये किताबें तुम्हारी है, ऐसे झुला रहे थे। मझला कद, ज़्यादा लंबा नहीं बता रहे, बीच वाला कद, हाइट, ठीक है ना। गोरा रंग, वो तो गोरे तो थे ही। स्वच्छ खादी के परिधान, मतलब साफ खादी के कपड़े में दुबली पतली एक सशक्त काया, दुबला पतला शरीर, ठीक है ना। चौड़ा उज्जवल माथा, ये चौड़ा था। लंबा सा चेहरा, सीधी नाक, हंसी से भरे होठों में चमकते दांतों की पंक्तियां, दांत, काली पुतलियों से युक्त आंखें न बड़ी थी न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वे उनकी आंखें उसके पार कुछ देख रही है। तो उनके चेहरे में इतना आकर्षण था कि इस तरह की फीलिंग आ रही है। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि कितना आकर्षित चेहरा है, कितना कुछ खास चेहरा है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ भी था। अब सुनो, बस्ते का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया, क्योंकि बस्ते की मालिक तो वही थी महादेवी वर्मा जी, तो सिर हिलाकर स्वीकार की और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, ठीक है ना। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रीकुटियों पर बल देकर ऐसे करके बोली, क्या बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी? मजाक कर रहा है, ऐसे ही किताब फेंक कर तुम भाग जाओगी? क्या पढ़ती होगी, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है। भाई जवाहरलाल के मुख से क्या बात है, मैंने अनेक बार अनेक अवसरों पर सुना है, यानी कि उस तरह से मजाकिया इंसानों की चुटकी लेते थे, ठीक है ना, क्या बात है, ठीक है ना। और बार बार उस वाक्य पर हंसी ही आ रही है, बार बार महादेवी वर्मा को उनके क्या बात पर हंसी आती थी। मोटर दुर्घटना में मेरे पैरों की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा क्या बात है, तुमने पैर ही तुड़वा लिया। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि वो बहुत ही मजाकिया इंसान थे। मेरे कई महीनों तक तो अस्त व्यस्त रहने पर भी टिप्पणी थी। कई महीनों तक वो जब अस्त व्यस्त मतलब कि इकट्ठे नहीं थी, इधर उधर काम वाम करती रहती थी, तब भी वो हर बात पे कहते थे क्या बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो, ऐसे ही कहा करते थे। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट ने बड़े को छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी उसने मुझे रुला दिया। पहली बार जब मुलाकात हुई थी तब इनको डांट पड़ी थी, अब ये रोने लगी थी। क्लास 7th में थी तब वह बच्चों में जितना कम ज्ञान होता है उतनी भावुकता अधिक होती है। मतलब कि वह अगर कोई बोले तो रोने लगते हैं, ठीक है ना। किसी छोटी लड़की को रुला दिया, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि मैं एक छोटी लड़की को रुला दिया है, वो पश्चाताप करने, उनकी फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा है, उन्हें लगी कि मैं बेकार का बोल दिया, रोने लगी। देखो, अतः मेरे कंधे थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए वे मुझे तांगे तक पहुँचाने आए, ठीक है ना, तांगा तक पहुँचाने आए। मैंने उन्हें अनेक बार देखा मालाओं से लदे भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुरता आत्मीयता से कमला भाभी से बातें करते, छोटी सी इंदिरा जी पर प्यार से हाथ फेरते, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते। देखो कितनी एक लाइन में कितनी सारी बातें लिख गई है कि पहले वो जो है भाषण देते थे तो बड़ा फूल में, आप देखिएगा वीडियो में, कभी कभी टीवी पर आता है तो वीडियो में कितना सारा फूलों से लदे हो रहते थे। और उसके बाद देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितनी बार जेल गए वो, ठीक है, न जाने कितनी बार जेल गए। और उसके बाद घर में जो है अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, जिनका नाम था कमला, वो बड़ा अच्छे से बात करते थे। और इंदिरा गांधी जो उनकी बेटी थी उनसे बड़े प्यार से हाथ फेरते, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ और पूरे दिल से गांधी जी को अपने आप को सौंप दिए थे और उनके पैर के पास बैठते थे। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक
और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा, बहुत ही ज़्यादा रहा। और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी परिस्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सुनिएगा, उस समय जो है बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया और साथ में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ के स्कूल है, बल्कि स्कूल नहीं कहेंगे, कॉलेज बताएंगे, लेकिन गर्ल्स विद्यापीठ, वहाँ पर बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ खास रहती हैं और जाकर एग्ज़ाम देती है, ठीक है ना। उनके वो कुलपति थे, सबसे हेड उन्हीं का साइन चलता, उनके रिजल्ट पर, उनके जितने भी बच्चों के सर्टिफिकेट है उन पर उन्हीं का साइन चलता और किसी का नहीं, ठीक है ना। किसी भी, वो कहने का मतलब है वो छोटे थे और बड़े, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इतने बड़े पोस्ट पर भी थे, लेकिन इन सब चीज़ों से उनके चेहरे पर, उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं था, ठीक है, कोई अंतर नहीं था। अत्यधिक शासकीय व्यवस्था में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्ण ही रहा, एकदम प्यार से रहते थे। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने विचार किया, मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिलूं। एक काम आया तो वो प्रयागराज से दिल्ली जाने को सोची कि वहीं पर प्रधानमंत्री जो है हमारे जवाहरलाल, तो उनसे मिल लूँ, क्योंकि वो उनको भाई मानती थी। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, छुट्टी नहीं मिला था कि हम ये समय निश्चित करें कि जाकर मिले उनसे। अतः ऐसे ही प्रभात बेला मतलब सुबह के समय में उनके विशाल भवन पर, बहुत बड़ा घर भवन पर उपस्थिति हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, तो प्रधानमंत्री से कोई जाकर थोड़ी मिल सकता है कि नहीं, कोई भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि निजी सचिव जो है, ये अचानक पहुंच गई, तो निजी सचिव के समय पूर्व निश्चित किए बिना भेंट होना संभव है। तो किसी प्रधानमंत्री से यूं ही जाकर मिल लेना आसान नहीं है। तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो बोले कि आपको तो पहले टाइम लेकर आना है, ऐसे नहीं मिल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो 10 लोग 10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं, तो यानी कि उनसे मिलने के लिए 10 दिन वेट करना पड़ता था, ठीक है ना। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। तो इतना आसान नहीं है आम लोग को, साधारण लोगों को मिलना, ठीक है ना। अब ये कह रही है, मैंने कहा वो प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, तो वो तो उनको भाई मानती थी, तो कही कि अरे वो तो प्रधानमंत्री की व्यस्तता होगा, ठीक है ना, हो सकता है। परंतु जो 10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो कोई निश्चित प्रमाण है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये, जो 10 दिन पड़े रहते हैं उनके पास काम नहीं है, बस एक जाकर बात ही करना है, क्या कोई काम वाम नहीं है, वही कह रहे थे। आप जाकर उन्हें सूचना देने के कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई है और उन्हें आज ही जाना है। उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में नहीं हूँ। तो कह रहे कि 10 दिन हम नहीं खो देंगे, हमारे लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण, जाकर बोल दीजिए प्रयागराज इलाहाबाद, जिसको पुराना नाम, उस पहले में तो प्रयाग ही था ना। तो वो कह रहे हैं कि प्रयाग था, तो वो कह रहे हैं कि जाकर बोल दीजिएगा कि प्रयाग से महादेवी आई हुई है और मिलने जा रही है और मैं 10 दिन नहीं रुक सकती हूँ, ठीक है ना। मेरा संदेश किस रूप में पहुँचा यह पता नहीं, ठीक है ना, किंतु जल्द ही भाई जवाहर तेजी के साथ जीना मतलब सीढ़ी से उतरते दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। हाथ पकड़कर खींच के ले गए, पहले से पहचान थी उनकी। बोले यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी आती है, इलाहाबाद का हाल चाल बताओ। पूछने लगी, इलाहाबाद का हाल चाल बताओ, क्या है भाई। वे इस प्रकार बातें कहते गए और मुझे न रूठने की याद रही न शिकायत करने की, ठीक है ना, न रूठने की याद आई न शिकायत करने की। अब सुनो क्या कह रहे हैं। कार्य व्यस्त रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। सबकी चिंता कर रहे, सबके बारे में लगे लाइन से पूछ रहे,
ठीक है ना। मेरी स्मृति में एक घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब दद्दा मैथिली शरण गुप्त लेखक, उनको वो दद्दा कहते थे, और मैं उनसे मिलने गए, दोनों लोग मिलने गए लोग, दोनों लेखक लेखिका जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए लोग। तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला कि दोनों लोग खाना खाने पर आओ रात के समय में डिनर पे। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, बड़ा मजाकिया स्वभाव से, अवश्य पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए। शुद्धि कर डालिए मतलब जो कुछ नहीं खाती वो भी खिला डालिए, ठीक है ना। हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं, यह ना बच पाए, वो भी कुछ नहीं खाते थे ऐसा, और यह ना बच पाए। तब उन्हें स्मरण आया, याद आया कि मैं दद्दा के समान शाकाहारी हूँ, नॉन वेज, वेज तो वेजिटेरियन थी, नॉन वेज नहीं थी, तो वो याद आ गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? सुनो कितना मजाकिया थे। प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने विनोद कहा, बड़े प्यार से, बड़ी सम्राट के, आप सबने मेरे लिए और छोड़ा भी क्या है, ठीक है ना। इस विनोद के बीच भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले कि इन लोग के लिए अलग से वेजिटेरियन बनाओ खाना, ठीक है ना। देखो इंदिरा गांधी खाना भी बनाती थी, देखिए। चलिए अब आगे चलिए। रात में देखा कांटे, छुरी और मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक ओर मेरे लिए कढ़ी, चावल, साग, दही आदि के कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई थी, और उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था उसी प्रकार से वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। बड़ी इज्जत से, तरीका से, आदर सत्कार से खाना खाते थे और लोगों को भी खिलाते थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरे को खाते देख नाक भाव नहीं सिकुड़ना। बहुत बड़ी बात है, हम लोग सब एक है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो उससे आपको नाक भाव नहीं सिकुड़ना चाहिए। यही लाइन यहाँ पर वो बता रहे हैं। आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त होगी। आम जो है बड़ा सुंदर से काट लिया करते थे, जिसका प्रदर्शन वे कर अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे। तो मैंने आश्चर्य में डाल देते थे अपने गेस्ट को कि देखो इस तरह से आम काटा जाता है। सही बात है, सबको आम नहीं काट सकते, बीच में गुठली होती है, बहुत मुश्किल होता है। चाकू से कलमी आम को एक ओर चीर कर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते और आम साबुत साही, पूरा साबुत मतलब पूरा दिखाई देता था, अंदर से एक चीरा लगाते थे और गुठली निकाल लेते थे अंदर की। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम है। तो कहने का मतलब है उनका स्वभाव, उनका अपना निजी स्वभाव, उनका रहना, खाना पीना, तरीका, सिस्टम, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो महादेवी वर्मा जी यही कहना चाह रहे थे। समझ में आ गई मेरी बात? महादेवी वर्मा यही कहना चाह रही थी, कैसे बहुत ही कम लोग मिलते है ना। बहुत बड़ी बात ये है महादेवी वर्मा जी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी, लेकिन लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है। बुक एक्सरसाइज करवाने के बाद मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आप लोग को बताऊंगी कि मैं आगे क्या पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए, इसे पढ़िए और इसके पहले प्रकृति का संतुलन जो भी है उसे आप ज़रूर से उस क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए, ठीक है ना। कॉपी सबमिट मैं करूँगी, चेक भी करूँगी, ठीक है। सबको दे दीजिए, जो नहीं लिखे वो भी लिख ले, ठीक है। तो तब
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जो बच्चे स्कूल आते हैं और जो बच्चे और भी आना चाहते हैं, सभी कोई आए और क्लास में आकर पढ़े। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने पेरेंट की इच्छा के अनुसार ही यहाँ आइए और ज़रूर आइए और आकर पढ़ा करिए। मिस जो है आपको दोनों तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए।